Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mohri Devi Taparia Girls College. Today we are going to discuss about one of नेट थ्योरम थेवेनिन थ्योरम यानी कि आज अपन थेवेनिन जो आपके प्रमेय है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे एक जाल प्रमेय के अंदर की ही एक टाइप है, उसका ही एक टाइप है। कल हमने अध्यारोपण प्रमेय के बारे में डिस्कस करा था। आई होप आपने उसको अच्छे से वापस समझ लिया होगा, उसके नोट्स भी क्रिएट कर लिए होंगे। जो अब अपनी थेवेनिन प्रमेय है, हमने अध्यारोपण प्रमेय के अंदर 4 टर्मिनल के बारे में बात करी थी। कितने टर्मिनल के बारे में बात करी थी? 4 टर्मिनल के बारे में कि अपने पास में 4 टर्मिनल होने वाले हैं, उसमें अपन प्रतिबाधा और उस तरीके का यूज लेने वाले हैं। आज अपन जो थेवेनिन प्रमेय लेने वाले हैं वो जो प्रमेय है ये 2 टर्मिनल के लिए यूज होने वाली है, यानी द्विटर्मिनल जाल के लिए वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं अपन। यानी वोल्टेज स्रोत के तुल्य को दूसरा आप परिपथ प्राप्त करने के लिए इस थ्योरम का यूज करते हैं। अगर हम इसके थोड़े पास्ट में जाते हैं कि इसको किसने दिया था, क्या दिया था, तो फ्रांस के एक टेलीग्राफ इंजीनियर थे जो थे लियो चार्ल्स थेवेनिन। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, यानी इसके बारे में डिटेल्स दी थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उससे पहले सबसे पहले जिन्होंने इनके इस थ्योरम के बारे में बताया था उनका नाम था हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज। उन्होंने इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था। उसके बाद इसके आगे इसकी डिटेल्स हैं वो किन्होंने दी थी? आपके थेवेनिन ने, जो हमारे इंजीनियर थे टेलीग्राफ जियो, उन्होंने थेवेनिन थे, उन्होंने उसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताया कि हाँ भाई इसके अंदर ये होने वाला है, और जो एकदम उसकी अच्छे से खोज करी। जैसे हम देखते हैं कुछ थ्योरीज में कि पहले कोई एक साइंटिस्ट होता है, फिजिसिस्ट होता है, केमिस्ट होता है, वो क्या करता है किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी को देता है, अपनी तरफ से देता है, फिर उसमें कुछ कोई नया करेक्शन करता है, थोड़ी और आगे ब्रीफ में बताता है, डिटेल में बताता है, तो वो सारा का सारा इसके अंदर सेट होता है। तो वो किन्होंने दिया? थेवेनिन ने दिया। पहले हेल्महोल्ट्ज ने कुछ उसमें डिटेल्स दी थी। अब आगे इस मेन प्रमेय की बात करते हैं, उससे पहले अपन डायग्राम सेट करते हैं कि कौन सा डायग्राम हमने को इसके अंदर यूज लेना है। तो अब यहाँ पे अपने पास में 2 टर्मिनल्स होने वाले हैं, और ये जो टर्मिनल है ये आपके निर्गम टर्मिनल के अंदर अवेलेबल रहने वाले हैं, यानी इसमें निवेशी टर्मिनल प्रेजेंट नहीं होएगा। ये अपने निर्गम टर्मिनल यहाँ पे अवेलेबल हो गए। इसके साथ में इसकी जो प्रतिबाधा है, इंपीडेंस है, वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो उसके बाद ये यहाँ पे आपके टर्मिनल ए और बी हो गए, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ एन। तो यानी ये अपना डायग्राम होएगा। इस डायग्राम को, यानी ये जो यहाँ पे वोल्टता आपका स्रोत जुड़ने वाला है, इसको चेंज करके इसकी जगह को दूसरे परिपथ का हम यूज करने वाले हैं इस थेवेनिन थ्योरम के अंदर, क्योंकि ये तो आपके जो निर्गम आपके टर्मिनल है वो इसमें प्रेजेंट अवेलेबल उपस्थित रहने वाले हैं। तो ये दो ही इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इसको रिप्लेस करके ये जो आपका यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको रिप्लेस करके इसके जगह किसी दूसरे परिपथ या जाल का यूज लेना है, वो थेवेनिन थ्योरम के अंदर अपने पास में आने वाला है। तो वो किस तरीके से होगा कि अब इसको आप किसके सिमिलर बता सकते हैं, उस डायग्राम की हम बात करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक आपके पास में वहां पे जो प्रतिरोध है वो यूज लिया जाएगा। अब इसके अंदर हम एक सिंपल सा जो विद्युत वाहक बल यूज लेने वाले हैं, उस विद्युत वाहक बल स्रोत के लिए जो यूज लेने वाले हैं, वोल्टा स्रोत के लिए यूज लेने वाले हैं, उसको अपन बोल देंगे ई इक्यू। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे प्रतिबाधा लोड यूज ले लेंगे, जिसको अपन बोल देंगे जेड इक्यू। उसके बाद अपने पास में यहाँ पे इसको आगे चलाएंगे, ये आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे, ए और बी टर्मिनल अपने पास में अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपका ए टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका बी टर्मिनल हो जाएगा। टोटल इसमें 2 ही टर्मिनल अपने पास में यूज होने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम के अंदर। अब यहाँ पे इसकी जो आपकी प्रतिबाधा है वो हम यहाँ पे यूज दे देंगे।
वो कौन सा है अपना लोड इम्पीडेंस यहाँ पे ZL। इस तरीके का इसका डायग्राम अपने पास में सेट होने वाला है। इसको बोल देंगे अपन ZL या फिर Z1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास A और B इसके दो टर्मिनल्स हो गए। ये इस डायग्राम को यानी इस एरिया को हमने क्या करा है, यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह हमने इसका उपयोग लिया है। वो जो वहां पे देखने पे ये पता चलेगा कि A और B अपने पास में ऑलरेडी वापस प्रेजेंट है, ZL अपने पास में वापस प्रेजेंट है। चेंज क्या हुआ है, हमने यहाँ पे इसके टर्मिनल्स की जगह पे वोल्टता स्रोत EQ हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो पहले हम ये देखते हैं कि थ्योरम अपने को क्या बताती है। यानी इस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, जो कोई भी ऊर्जा स्रोत है, यानी ऊर्जा स्रोत के लिए हम जनित्र का उपयोग लेते हैं और जो उसकी प्रतिबाधाएं हैं उससे कोई भी जो मुक्त द्विटर्मिनल आपका रैखिक जाल है वो क्या होगा, एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तुल्य परिपथ का मीनिंग ये हो गया कि उसके जैसा कोई आपने दूसरा उसका अल्टीमेट यूज में ले लिया कि हम उसकी जगह पे वो परिपथ यूज में लेंगे तो अपने को सेम सॉल्यूशन सेम जो प्रोसीजर है वो प्राप्त अपने को होने वाला है। तो उसके बाद में हम ये बोलेंगे कि जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत EQ हम यूज लेंगे, जो हमने इस हमारे डायग्राम के अंदर EQ जो एक वोल्टा स्रोत है वो हमने यहाँ पे यूज लिया है और उसकी जो प्रतिबाधा है वो हमने ZEQ यहाँ पे यूज लिया है। ये हमने सर्किट को तुल्य परिपथ के हिसाब से रिप्लेस करा है और उसके बाद में यहाँ पे इसका खुद का जो ZL इसका निर्गम प्रतिरोध है आपका प्रतिबाधाएं हो जाएगी, ये A और B इसके क्या हो जाएंगे, टर्मिनल हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि EQ और जो ZEQ है ये क्या है, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि कंटिन्यू जो चल रहा होता है वो आपके श्रेणी क्रम में आता है, अगर उसके समांतर क्रम में होता तो ये यहाँ पर नहीं होता, ये इस तरीके से होता। अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो EQ है उसके समांतर में क्या है, ZL वाला है, ZEQ नहीं है। ZEQ उसके क्या है, श्रेणी क्रम में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में हम ये बोलेंगे कि जो वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल है EQ वो क्या होता है, दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होगा। तो प्रतिबाधा जो आपकी ZEQ है वो क्या होगी, टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा का मान होता है। और जब हम क्या करते हैं, इस ऊर्जा स्रोत को यूज करके हम आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो कुल मिला के हम इतना बोलेंगे कि हमने प्रतिस्थापित कर दिया इस EQ और ये ZEQ है, ये इन पॉइंट्स के बीच का क्या हो जाता है, एक प्रतिबाधा यहाँ पे यूज हो जाती है। ये इसके जो आपका बल है उसके हिसाब से यूज होती है। इस डायग्राम को आप बनाने के बाद में अपन इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। हमने ये थ्योरम क्या थी उसके बारे में बात कर ली, अब अपन इसके प्रूफ की बात करेंगे। थेवेनिन थ्योरम क्या बताती है कि आप एक तुल्य परिपथ से जो आपका फर्स्ट वाला जो ऊर्जा स्रोत है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। वहां हम एक EQ और ZEQ प्रतिबाधा का यूज लेने वाले हैं। अब प्रूफ हम इसके बारे में क्या बताते हैं, प्रूफ में देखते हैं कि इसका प्रूफ का मीनिंग ये हो गया कि हम इसको मैथमेटिकल गणितीय विश्लेषण किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी जो आपका जटिल परिपथ है जो इसके अंदर अवेलेबल होने वाला है, हमने पहले डिस्कस करा था कि जाल प्रमेय का यूज क्यों लेते हैं। जाल प्रमेय का यूज इसलिए लेते हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि जो अपनी किरचॉफ के जो लॉज थे वो जटिल परिपथ के अंदर यूज नहीं आते हैं, उससे अपन वोल्टता या फिर धारा का कैलकुलेशन यानी विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम जाल प्रमेय का यूज लेते हैं। और जाल प्रमेय के अंदर हमने बोला था कि अपने को ऑब्वियसली सी बात है, जो जटिल परिपथ होता है उसको कन्वर्ट करना होता है दो, या तो आप डेल में कर दीजिए या फिर आप स्टार में कर दीजिए। हम यहाँ पे इसको स्टार के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कोई भी जटिल परिपथ होगा उसका जो पार्ट है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार परिपथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब स्टार परिपथ में कन्वर्ट कर देंगे तो किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। इस तरीके से ये आपके पास प्रतिरोध आने वाला है, यहाँ पे प्रतिबाधा प्रतिरोध के हिसाब से यूज हो गया। उसके बाद ये आपके पास और आ गए, यहाँ पे आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा, जिसको हम यहाँ पे प्रतिबाधा बोल देंगे, प्रतिरोध होता तो R बोलते थे, प्रतिबाधा बोल रहे तो ZL बोल देंगे। यहाँ पे विद्युत वाहक बल स्रोत यूज ले लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो अपना A और B जो इसके टर्मिनल है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
उनके बीच में हमने देखा था कि एक वहां पे प्रतिबाधा लोड जुड़ा हुआ है ZL, वो ZL हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस तरीके का अपने पास में सर्किट डायग्राम ये बन जाता है। तो ये हो जाएगा अपना A और B, दो टर्मिनल्स अपने पास में अवेलेबल हो जाएंगे, सिंपल सा थीम है। उसके बाद अपने पास में यहाँ पे जो धारा बह रही है वो धारा बहेगी आपकी I2 धारा, यहाँ पे जो धारा बहेगी वो आपकी बहेगी I1 धारा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद इसको अपन बोल देंगे Z1, उसको बोल देंगे Z2 और Z3। ये Z1, Z2 और Z3 हो जाएगा। अब इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, अपने को इस स्टार वाले को, इस एरिया को कवर करना है, ये हम यूज करने वाले हैं। मेन फोकस इस पे रहेगा, किस पे, यहां से चले इधर चले नीचे आ गए। दैट मींस कि ये क्या होगा, अपना स्टार हमने परिपथ यहां पे बनाया है, इस साइड में उसकी क्या है, अपने पास में विद्युत वाहक का स्रोत है जो कि अपना E हो जाता है और ये ZEQ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ZS बोल देते हैं, EQ की जगह S, ये आपका E हो जाएगा यानी विद्युत वाहक बल स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम इसकी प्रूफ करने वाले हैं, तो उसमें हम ये बोलेंगे कि जटिल जाल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके स्टार जाल में कन्वर्ट कर दिया। ऊर्जा स्रोत E है आपके पास में, ये यहाँ पे अपने पास E लगा हुआ है। उसके बाद में जनित्र की जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो क्या है आपके पास में ZS है, यहाँ पे इसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS हो जाएगी। उसके बाद अपने पास में निर्गम जो टर्मिनल है उनके बीच में जो लोड है आपके पास में वो प्रतिबाधा आपके ZL यहाँ पे हमने यूज की है। ये हम वहीं से चला रहे हैं जो पीछे इसके अंदर टू डायग्राम्स बनाए थे। ठीक है, उसके बाद में अब परिपथ में जो निवेशी धारा अपने पास बचने वाली है, इस पूरे परिपथ में जो निवेशी धारा है, निवेशी धारा, अगर आप निवेशी धारा की बात करते हैं तो निवेशी धारा का मीनिंग क्या होगा कि वो अपनी निवेशी धारा यहाँ से I1 अपने को निकालनी है निवेशी इस साइड से। मैंने जैसे आपको बताया था गुफा के अंदर जो गेट जाने, अंदर जाने का जो गेट है वो यहाँ से निवेश करवाओगे, यहाँ से उधर उस साइड से निर्गम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप निवेशी धारा यानी I1 की जब बात करते हैं, तो जब आप I1 की बात करेंगे तो सीधा सीधा सूत्र होता है गुणित में जो आपके प्राचल है उसका डिवाइड कर दो, तो प्राचल का क्या आ जाएगा I1 अपॉन E अपॉन विद्युत वाहक बल कितना है E, यानी वोल्ट का E, डिवाइड कर देंगे ZS प्लस Z1, ये इसका फॉर्मूला है। जब आप बुक से इसको देखेंगे या फिर आप पहले वाले वीडियोस आपने देखे हैं तो मैंने वहां पे उसको आपको अच्छे से मेंशन कर रखा है। फिर ये Z3 आ जाएगा, Z3 के बाद में आपके पास आ जाएगा Z2 और फिर आपके पास आएगा Z1, यानी कि Z2 और ये उधर ZL। Z3 का यूज लिया इस साइड के लिए और Z2 प्लस ZL का यूज ले लिया। ठीक, अब डिवाइड में अपन क्या कर देंगे Z2 प्लस Z3 और ZL, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये आपके पास में आ जाएगा Z2 प्लस Z3 और ZL आ जाएगा। ये हमने सूत्र से यूज लिया है, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, नॉर्मली सूत्र का यूज लेके इसमें हमने धारा का निकाला है। ये अपने पास इक्वेशन नंबर बनना चाहिए। अब अगर आप बात करते हैं, अब जो अपना Z3 है, इस Z3 में धारा कैसे जाएगी, आप हम यहां बात कर रहे थे कि Z3 में धारा कितनी है, तो ये पॉइंट संधि पॉइंट है, यहां से धारा I1 जा रही है, इधर से धारा I1 जा रही है। ठीक है, यहां कितनी धारा जाएगी वो देखनी है, उस साइड आगे धारा चलेगी I2। ये संधि बिंदु है, मैंने बताया था संधि बिंदु में से आने वाली जाने वाली शब्द का योग क्या है, बीजीय योग है, और उससे पहले किरचॉफ जी ने बता दिया था, तो उन्होंने भी ये बताया संधि। तो ये जो संधि बिंदु है I1 इसमें अंदर एंटर हो रही है, I2 उधर जा रही है, I3 इधर, यानी Z3 के अंदर कोई धारा जाएगी, तो ये हो गई I1, उधर जा रही है वो I2, तो इधर कौन सी बच गई, I1 में से उधर I2 निकल गया, तो उधर अपने पास कौन सी धारा आएगी, I1 माइनस I2 धारा जाएगी, यानी इधर I1 जा रही है, उधर I2 जा रही है, बीच में रह गई कौन सी I1 माइनस I2, यानी Z3 जो आपका प्रतिबाधा है वहां पे I1 माइनस I2 धारा का यूज हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको यहाँ पे हमने ZS बोला था, तो आप इसको I1 की जगह ZS भी IS भी कर सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ा और ज्यादा
सिंपल रह जाएगा। तो ये IS माइनस क्या हो गया आपके पास में I2 अवेलेबल हो गया, इसको अपन बोल देते हैं IS। तो यहां तक क्लियर होने के बाद में अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो समांतर परिपथ है, अब एक नियम होता है कि समांतर परिपथों में क्या होता है, जितनी भी विभाजित धाराएं होती हैं उनका अनुपात प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि दो अपने पास में यहाँ पे धाराएं हैं, कौन सी धाराएं अवेलेबल हैं, एक अपने पास में धारा है IL और दूसरी कौन सी है IS है। इस I2 को भी अपन इस ZL के सिमिलर क्या बोल सकते हैं IL बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये IS माइनस क्या हो जाएगा IL हो जाएगा। तो अब अगर अपन ये बोलते हैं कि धाराओं का जो अनुपात है वो प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती है, दैट मींस क्या होगा IL जो आपका, ऐसे लिख देता हूं मैं नियम से, नियम मैंने आपको वर्बली बोल के बता दिया है तो आपको राइट आउट कर लेंगे, यानी IS। अब यहाँ पे धाराओं का अनुपात, उधर IL जुड़ी हुई है, इधर IS माइनस IL जुड़ी जा रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, धारा उधर IL है तो यहाँ पे IL डिवाइड में IS माइनस IL, क्योंकि मेन तो काम सारा उसके हिसाब से कर रहे हैं, उन टर्मिनल्स पे निकालना है तो उसी को ले लेंगे हम। तो IL उधर जा रही है IS माइनस IL, इसका ये हो जाएगा। अब इसके व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने पास में आएगा IL के साथ कौन सा प्रतिरोध है अपने पास में, IL पे ZL आपके पास में, यहाँ पे Z3 प्रतिरोध है, उधर क्या है आपके पास में प्रतिरोध Z3 प्लस Z2 प्लस ZL यहाँ पे अपने पास में अवेलेबल है, यानी टोटल इधर प्रतिबाधा Z2 इधर प्रतिबाधा ZL। इस यहाँ से IL जो आपकी धारा जा रही है उसमें Z2 और ZL का रोल है, और यहाँ पे जो आपके IS माइनस IL में जा रही है उसमें Z3 का रोल है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 1/IL के लिए क्या होगा ZL प्लस Z2 और डिवाइड में क्या आएगा आपके Z3 आएगा। तो अब इसको आप रिवर्स कर दोगे, यानी कि व्युत्क्रम है तो इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो क्या सीन हो जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा Z3 डिवाइड बाय Z2 प्लस ZL, यानी ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। हमने क्या बोला कि जो धाराओं का अनुपात है वो प्रतिबाधाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमने रूल का यूज लेके इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब अपने को अगर रिजल्ट ऑफ IL की वैल्यू निकालनी हो तो इसको मुझे उस साइड सेट करना पड़ेगा, यानी IL क्या मिलेगा Z3 और उसके साथ में अपने को मिल जाएगा यहाँ पे IS और क्या आ जाएगा यहाँ पे Z2 प्लस Z3 और ZL, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे अपने को IL धारा ये मिल गई, Z3 IS और डिवाइड में क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3 और ZL, ये अपने को यहाँ पे IL धारा मिल गई। तो जब अपने को यहाँ पे IL धारा मिल गई है, इससे IS माइनस IL को हम जब यहाँ से उस साइड भेजते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको सिर्फ IL क्या मिलेगा Z3 IS और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मिल जाएगा। ये आपने को रफ में सॉल्व करना है, सीधा आप वहां से ये राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद आगे अपन क्या बोल देंगे कि जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है उससे अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमारे पास में IS की वैल्यू है, वो IS की वैल्यू अपने को इसमें पुट करनी है। जब IS की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा IL इज इक्वल टू, IS की वैल्यू कितनी है अपने पास में Z3 अपॉन, इधर क्या रिमेनिंग रह जाएगा Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, तो ये अपने पास इधर रिमेनिंग रह गया, इधर आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, और IS की जगह क्या आ जाएगा E अपॉन में अपने पास आ जाएगा Z2 प्लस ZS प्लस Z1। IS की वैल्यू क्या थी
E अपॉन ZS प्लस Z1 आप इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो आपको IS की वैल्यू क्या मिलेगी, E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 और ZL। वही अपने को इसमें क्या करनी है, पुट डाउन करनी है, तो वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा आगे ZS प्लस ZL, फिर आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा Z3 और फिर साथ में क्या आ जाएगा Z3 Z2 प्लस ZL और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। बीच में आ जाएगा प्लस साइन। ये किसकी वैल्यू रखी हमने, IS की वैल्यू रखी। जब IS की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी तो ये अपने को क्या मिला, टोटल इसमें IS की वैल्यू रखी, इधर Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL था और यहाँ पे IS वाली वैल्यू रखी। अब अपने को इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। जब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो E को Z3 के साथ लिख देंगे अपन, E को क्या कर लिया Z3 के साथ लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब ये एलसीएम लोगे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, इससे ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जाके, उसके साथ फिर ये आ जाएगा और यहाँ पे टोटल जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मल्टीप्लाई में ZS प्लस Z1 Z3 Z2 प्लस ZL, ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको करेंगे तब अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधा सीधा सेम मिल जाएगा Z3 प्लस, फिर आप उसको क्या करेंगे, इस Z2 प्लस Z3 प्लस ZS को यहाँ पे आप इस वाले से ZS प्लस Z1 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपने को वैल्यू मिलेगी यहाँ पे Z3, यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल जाएगी ZS प्लस Z1 ZS प्लस Z1 उसके साथ आपको मिलेगा यहाँ पे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और लास्ट में क्या मिल जाएगा Z3, ये वाली लाइन मिल जाएगी Z3 Z2 प्लस ZL। तो मतलब इस तरीके का अपने को सेम यहाँ पे मिल जाता है। ये EZ3 इससे मल्टीप्लाई कराओगे, इसका यहाँ से जब आप बोलेगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL अपने को यहाँ पे मिल गया, ZS प्लस Z1 ये यहाँ पे पहले से चल रहा है, Z3 Z2 प्लस ZL यहाँ पे अपने को यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया। तो यहाँ तक होने के बाद में आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ZS प्लस Z1 और Z3 को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपन कॉमन लेने वाले हैं। और जब इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, इस Z जो हमने यहाँ पे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL लिया है, इसमें से अपन कॉमन लेंगे किसको, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को। तो ये अपने को क्या मिलेगा, वापस आगे हम लिखने हैं तो यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने ऊपर वाला राइट डाउन कर लिया होगा, यानी कि अपने को मिल जाएगा E Z3 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लेने वाले हैं, Z2 प्लस ZL ये अपने पास में यहाँ पे कॉमन आया। आगे आ जाएगा ZS प्लस, फिर मिलेगा अपने को Z1 प्लस Z3, फिर आ जाएगा Z3 ZS प्लस Z1, यानी मिला क्या अपने को EZ3 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z1, यहाँ पे आपको क्या मिला Z2 प्लस ZL, फिर आगे मिल जाएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस आपको मिल गया Z3 ZS प्लस यहाँ पे आगे Z1। तो ये अपने को यहाँ से मिला है। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें ये अपने को कहाँ से मिल गया, इस इक्वेशन से। तो इसमें सीधा सा सिंपल है, इस ZS को पहले इन सब से मल्टीप्लाई कराया जाए, फिर Z1 को इन सब से मल्टीप्लाई कराया जाए, Z3 को इन सब से मल्टीप्लाई कराया जाए, फिर उसके अंदर जो Z3 वाले टाइम्स हैं उसमें आप कॉमन लेंगे ZS और Z1 को, उसके बाद यहाँ पे जो Z2 प्लस ZL जिनमें दोनों में कॉमन आ रहा है वो वाला आपने को साथ में लिखना है, अंदर आ जाएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3। यहाँ तक क्लियर होने के बाद जो अपनी आगे की स्टेप आती है उस स्टेप में अपन कॉमन लेंगे ZS प्लस Z1
प्लस Z3 को। तो यहाँ पे जब आप EZ3 कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3। अब आगे आएगा ब्रैकेट में अपने पास में आ जाएगा Z3 प्लस ZL, ठीक है। उसके बाद में Z3 ZS प्लस Z1, ये यहाँ पे Z3 ZS प्लस 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये जो हमने ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन लिया है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे अपने पास में क्या अवेलेबल है, Z2 प्लस ZL, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 था, इसमें से ये वाला कॉमन ले लिया, ये उसमें अवेलेबल नहीं है तो ये उसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे Z2 प्लस ZL में से यहाँ Z2 प्लस ZL रह जाएगा, बाकी उसके डिवाइड में चला गया। तो अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद में अब आगे अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लेना। ये डेरिवेशन ऑफ साथ साथ में खुद एक दो बार अपने हाथों से रफ में करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, प्रूफ आप अच्छे से कर पाओगे इसको। इसलिए इसको आप साथ में राइट डाउन करके उसके बाद में अपने रफ नोटबुक में इसको आप खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। तो अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, इस EZ अपॉन ZS प्लस Z1, EZ अपॉन में ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को अलग कर देता हूँ, यानी इस एक पार्ट को मैंने अलग कर दिया। अब इसके डिवाइड में क्या कर देता हूँ, इसके डिवाइड में ये वाली चीज आ जाएगी पूरी की पूरी, इसको मैं क्या बोल देता हूँ Z2, फिर इस Z2 को यहाँ पे आगे इसको इन सब से मल्टीप्लाई करवा के फिर इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो अपने को इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ पे Z2 प्लस Z3 आगे मिल जाएगा ZS प्लस Z1 डिवाइड में अपने पास में आएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4, और जो अपना ये ZL था इस Z2 के साथ में वो कहां चला जाएगा, बाहर। यानी इसमें ये चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ये था EZ अपॉन 3 के साथ, उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। Z2 के साथ में Z3 ZS प्लस Z1 और इस वाले टर्म को रख लिया। इस ZL को हमने जो उधर वाला प्रतिरोध है उसको हमने क्या कर दिया, बाहर की साइड में कर दिया। तो अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन जाती है अपनी थेवेनिन थ्योरम की इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब आगे इसके अंदर थोड़ा सा एक और डायग्राम का यूज लेंगे जिसमें हम ये बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खुले परिपथ का यूज ले रहे हैं और वहां पर ये जो इसका विद्युत यानी जो वोल्टा स्रोत है विद्युत वाला EQ था अपने पास में, इस E को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और सिर्फ ZS को रखने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से Z1 लेंगे, फिर नीचे वापस ये प्रतिरोध, इधर आपके प्रतिबाधाएं यूज हो जाएगी, फिर ये ZL, उसके बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे सिंगल प्रतिरोध लेना है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे क्या था, A टर्मिनल हो जाता है, ये आपका B टर्मिनल हो जाता है। इसको कर दो एक बार यहाँ से, ठीक है। तो अब सिंपल सा है, ये हो गया Z1 Z2 और ये क्या हो जाएगा अपना Z3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ZS। करना क्या है इसमें, मैंने ये बोला इसको वोल्ट काउंट चेंज करना है, ये फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या करोगे, यहाँ से ZL से भी इसको प्रतिरोध की इसका प्रतिबाधा यहाँ से हटानी है, ये हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका निवेशी यहाँ से हमने हटाया, अब निर्गम इसका क्या बन जाएगा, खुला टर्मिनल हो जाएगा। यानी निर्गम यहाँ पे आपको खुला मिल गया, यानी अब इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये तो बना अपना A, ये बन गया B। अभी ये बंद था वहां पे, अभी क्या बन गया, यहाँ पे खुला टर्मिनल बन गया। जब खुला टर्मिनल बन गया तो यहाँ पे जो आपकी ZEQ इसकी प्रतिबाधा बन जाएगी, जो हमने एकदम स्टार्ट के अंदर यूज की थी ZEQ प्रतिबाधा, इसकी व्युत्पत्ति से पहले।
तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यदि ऊर्जा स्रोत है आपका Z, जो अपना ऊर्जा स्रोत है E, इसको जब आप ZS से प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी हम इसको पूरा का पूरा यहाँ से हटा देते हैं, तब वहां पे जो लोड प्रतिबाधा है Z2, इसको भी हम वहां से हटाएंगे जो आपका ZL वाला है, तो वो भी आपने हटा दिया, तो ये क्या बन गया, एक निर्गम खुला टर्मिनल बन गया। जब निर्गम खुला टर्मिनल बन गया तो आप A और B के बीच में, जैसे A और B के बीच में जो आपकी प्रतिबाधा है ZEQ, वो क्या बन जाएगी, जो ZEQ प्रतिबाधा बनी है वो किस तरीके से आएगी आपके पास कि Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3, आपके पास में ये रिमेनिंग रह जाएगी। अपने पास में कौन सी प्रतिबाधा है, ये ZEQ, यानी ये जो पोर्शन हमने यहाँ पे अलग करा था, क्यों अलग करा था, इसको ZEQ बनाने के लिए। ZEQ दैट मींस क्या है, ये A और B के खुले टर्मिनल्स के लिए आपके पास एक प्रतिबाधा आती है। खुला टर्मिनल कब बनेगा, जब आप यहाँ पे उसका वोल्ट का स्रोत हटा दोगे और यहाँ से इसका जो वोल्ट का स्रोत है, जो ZL आपके पास लोड लगा हुआ था, वो हमने वहां से हटा दिया, तो ये खुला निर्गम टर्मिनल बन गया। अब यहाँ पे जो प्रतिबाधा है वो ZEQ बन गई, Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये सिंपल सी इसकी प्रतिबाधा बन गई। यानी अब जो ZEQ है वो उसकी यहाँ पे प्रतिबाधा आपके पास में मिल गई है। अब इसके बाद में जो आपका EZ3 था, EZ3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZL, ये भी अपने पास में एक टर्म अवेलेबल था इससे पहले, ये जो उसके ऊपर वाला टर्म है, ये वाला EZ वाला। अब यहाँ पे EZ के साथ यहाँ पे अपना 3 चल रहा था, EZ3 चल रहा था वहां पे अपने पास में, तो EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ये है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये लोड प्रतिबाधा है, इसके यहाँ की लोड की प्रतिबाधा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जब आप ZL को हटा देते हो तो A और B के बीच में जो विभवांतर है वो ZEQ से आप निरूपित करोगे, यानी जो हमारे पास वैल्यू आई है ZEQ Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये हम इन दोनों के बीच की जो विभवांतर है और जो प्रतिबाधा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो अपना IL है वो IL यानी उस लोड के ऊपर जितनी धारा आपके पास बह रही है वो क्या आएगी, EQ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके ZEQ प्लस L आ जाएगा। कैसे, यानी कि ये इक्वेशन कैसे बनी, IL इक्वल EQ अपॉन ZEQ प्लस ZL, यहाँ पर अपने पास में ZL अवेलेबल था, यहाँ पे हमने ZEQ बनाया, Z2 प्लस Z3 प्लस ZS प्लस Z1, इसको ये है आपके पास ZEQ, दैट मींस ये जो पोर्शन है ये है आपका ZEQ, ये जो पोर्शन है ये है आपका EEQ। अब हम एकदम स्टार्ट के डायग्राम में जाते हैं, तो स्टार्ट के डायग्राम में हमने क्या बोला था वहां पे कि हम किस किस का यूज लेने वाले हैं, EEQ का यूज लेंगे, ZEQ का यूज लेंगे उसको रिप्लेस करने के लिए वोल्ट का स्रोत को, वही हमने यहाँ पे निकाला है, ZEQ निकाल दिया, EEQ निकाल दिया। अब इसकी जो IR धारा बह रही है उस प्रतिरोध के अंदर, उस प्रतिबाधा के अंदर, ये प्रतिबाधा प्रतिरोध इस तरीके से यूज होते हैं, बार बार R होता है उसकी जगह पे, और अगर आप प्रतिबाधा की इंपीडेंस की बात करते हैं तो आपका ZL यूज हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, यानी आपको IL जो धारा का मान मिला है वो क्या मिलेगा, EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL आपको मिल जाएगा। ये अपनी थेवेनिन थ्योरम का प्रूफ था। इससे पहले हमने अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा था, अब आगे अपन और एक दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने स्टार्टिंग में जो डायग्राम लिया था जिसमें उसको रिप्लेस करा था, इन द लास्ट हमने वो प्रूफ भी कर दिया, खुला जो आपका नेटवर्क टर्मिनल है उसके हिसाब से। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।